हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन्हें हम ऑनलाइनर फॉर्म में देखेंगे जो आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, ऐड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपके रिवीजन के पर्पज़ से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना से संबंधित ऋग्वेद का मंडल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां मंडल। चातुर्वर्ण जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सभी का वर्णन किया गया है। इसका जो पहला वर्णन मिलता है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में, जैसे पेट, आर ओ, यूपी पीसीएस है, विभिन्न जो भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे यूपी में या चाहे अन्य स्टेट में, वह सभी प्रश्नों को ही इसमें जो है ऐड किया गया है। ठीक है, तो यह वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। रिवीजन के पर्पज़ से यह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के लिए ज़रूर यह लाभकारी होगा और ऐसा आप लोगों को फील होगा एग्जाम में बैठने के बाद। ठीक है, तो देखिए, यह वैदिक साहित्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है वो हो गया आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में जिसकी रचना की गई है। भारतीय प्राचीन साहित्य में 18 पुराण शामिल हैं, जिनमें सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है वो है आपका मत्स्य पुराण। टोटल जो पुराणों की संख्या है वो है 18 और इसमें भी सबसे पुराना जो पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण। कल्हड़ द्वारा रचित वह पुस्तक जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है वो है आपका राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी की रचना की गई है कल्हड़ द्वारा और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो राजतरंगड़ी जो है वो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थलों में सुनियोजित नगरीकरण के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो आपका मोहनजोदड़ो है। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो आपका मथुरा है, जहाँ से जैन से धर्म से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी, एक्टिविटी थी, वो किया जाता था, वो आपका मथुरा था। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन तथा उसके हृदय परिवर्तन से संबंधित उल्लेख वाला जो शिलालेख है वह कौन सा है? वो आपका 13वां शिलालेख है, जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और उसके बाद जो इसका हृदय परिवर्तन हुआ, इसका विस्तृत वर्णन जो हमें मिलता है वह अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यह हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था जिसके द्वारा परम भागवत, परम भट्टारक जैसी विशाल उपाधियां धारण की गई थी। तो समुद्रगुप्त जो है वो सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? देखिए, अरबों का जो पहला आक्रमण हुआ था भारत पर वह सिंध पर हुआ था और उस समय सिंध का शासक दाहिर था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दासों की देखभाल करने के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दास थे उनकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। तो दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप FST जो है याद कर सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया गया था किसके द्वारा? बुक्का प्रथम जो था यह विजयनगर का पहला शासक था जिसके द्वारा कुछ उपाधियां, या कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की गई थी और इसमें से एक था वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। कश्मीर का वह शासक जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और इस ऐसा क्यों कहा जाता है? उसके द्वारा कुछ बहुत ही अच्छे निर्णय लिए, जैसे हिंदुओं के लिए मंदिरों का निर्माण, जो मंदिर तुड़वाए जाते थे उस पर रोक लगाना, जो जजिया प्रथा थी उसको समाप्त करना और जो धर्म से, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो कर वगैरह थे उसको समाप्त करना। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कौन था? जैनुल आबिदीन। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित कराई गई इमारत कौन सी थी? यह जो है बुलंद दरवाज़ा थी। अकबर द्वारा जो गुजरात विजय किया गया था वह 1572 में किया गया था। 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात विजय किया गया था
और इसी के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? यह था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था और इसी के द्वारा भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी की जो नीति है वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा अपनाया गया था, जिसके तहत यह हिंद महासागर के जो समुद्री क्षेत्र हैं उस पर अपना अधिकार करता था और जो नाव या जहाज़ों के माध्यम से जो व्यापार होता था उसको नियंत्रित करता था। ठीक है, और उनसे कर लेता था टैक्स, और टैक्स न देने पर जहाज़ों को डुबो देता था और टैक्स देने पर उन्हें जो है सुरक्षा की गारंटी देता था। तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जिसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई गई थी। यह भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय भी था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था रेड ड्रैगन। 1764 में बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? वह था आपका हेक्टर मुनरो। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। 1782 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डक्कन द्वारा 1782 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है डलहौजी को और इसके द्वारा जो है 1854 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाड़े के बीच 13 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चतुर्दान, जिसमें विद्या, आहार, औषधि और आश्रय दान देने की बात की गई है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जैन सिद्धांतों से, जिसमें चतुर्दान देने की बात की गई है, जिसमें चतुर्दान में आपका विद्या है, आहार है, औषधि है और आश्रय है। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। बुद्ध की जो पूर्ण जीवनी है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? महायान बौद्ध सूत्र जो ललित विस्तार है इसमें महात्मा बुद्ध की पूर्ण जीवनी का उल्लेख किया गया है। तो ललित विस्तार जो है वो सही हो जाएगा। कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया था? मौर्य काल में अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो महामार्ग था या राजमार्ग था वो था प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग। इसे मौर्य काल में सर्वाधिक उपयोगी राजमार्ग कहा जाता था, जो अर्थव्यवस्था के लिए जो है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और सिलप्पादिकारम की रचना मणिमेखले द्वारा की गई थी। ठीक है, सिलप्पादिकारम की रचना इलंगो अडिगल द्वारा की गई थी। ठीक है, और मणिमेखला इसकी रचना शीतला सतनार ने की थी। ये सभी क्या है? ये सभी तमिल महाकाव्य हैं और यह संगम काल की रचनाएं हैं। और सिलप्पादिकारम में कावेरी नदी का उल्लेख किया गया है और कावेरी जिसे दक्षिण भारत की उस समय सबसे पवित्र नदी माना जाता है और वर्तमान में इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदिरई चिट्टी शब्द का संबंध किससे था? घोड़े के व्यापारियों को विजयनगर शासन काल में या विजयनगर साम्राज्य में कुदिरई चिट्टी कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका अनुवाद किया गया था अंग्रेजी भाषा में विलियम जोन्स द्वारा। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा की गई थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय द्वारा इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें अंग्रेजों द्वारा या कह सकते हैं कि इंग्लैंड द्वारा भारत का कैसे शोषण किया जा रहा है और भारत के धन का भी गमन हो रहा है। ठीक है, और इंग्लैंड को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन भारत जो है इसका बहुत ही अधिक शोषण किया जा रहा है, चाहे वो अंग्रेज अधिकारी हो या अंग्रेजी कंपनी हो, सभी मिल करके अंग्रेज भारत का कैसे शोषण कर रहे हैं इसका उल्लेख जो है इसमें किया गया है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में, जिसकी रचना जो है लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण 19वीं शताब्दी में, जिस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत में जो कृषि है उसका वाणिज्यीकरण कर दिया गया था और इसमें जो है भारतीय जो किसान थे उन पर जोर मतलब जोर ज़बरदस्ती करके उनसे नगदी फसलों का उत्पादन कराया जाता था, जिससे ब्रिटेन के जो
औद्योगिक उत्पादन हो रहा है या ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति हो रही, जो मशीनों का निर्माण हो रहा है, उसके उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हो सके। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में भारत में जो कृषि है उसका वाणिज्यीकरण करने पर जोर दिया गया था। सूर्यास्त नियम का संबंध किससे है? सूर्यास्त नियम का संबंध है इस्तमरारी बंदोबस्त से, और सूर्यास्त का नियम इसमें लागू होता था अंग्रेजों द्वारा। जमींदारों के ऊपर सूर्यास्त का नियम लागू किया जाता था। एक निश्चित समय अवधि उन्हें दिया जाता था, और उस निश्चित समय अवधि के अंतर्गत भू राजस्व या कर की वसूली करके अंग्रेजों को देना होता था, और ऐसा न करने पर जो जमींदार होते थे उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, और इसी को सूर्यास्त का नियम कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल अलकाट द्वारा किया गया था। ठीक है, और अगर यह पूछ ले कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारत में इसकी स्थापना की गई थी एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, और वैसे इसकी स्थापना मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हंटर समिति जो 1919-1920 में गठित की गई थी, इसका संबंध किससे था? जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच करने के लिए हंटर समिति या हंटर आयोग का गठन किया गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी वर्ड प्लान या किसे कहा जाता है? भारत का विभाजन जो है, भारत का विभाजन जो पत्र था, जो एक गजट था, इसे डिक्री बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डिक्री बर्ड प्लान हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, अगस्त प्लान हो गया, इन सभी को जो है इसी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किया गया था, और यह कब हुआ था? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किया गया था। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम पारित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध, और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। भारतीय धन की निकासी को औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार कब किया गया था? 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। इसी में यह कहा गया था कि भारत के धन का निकासी मतलब एक तरफा बहाव हो रहा है ब्रिटेन की तरफ, जिसके बदले में भारतीयों को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, और इसी में जो है दिया गया था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1896 जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। पुराणों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? जो मत्स्य पुराण है, इसे पुराणों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण माना जाता है। वह ग्रंथ जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जीवनी संकलित है। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जो जीवनी है, इन सभी का संकलन आपको मिलता है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह काल जिसका संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है, इसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हों लेकिन पढ़े न गए हों, और यह सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, इन सब से उसके बारे में जो है जानकारियाँ जुटाई जाती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जैसे पुरातात्विक स्रोतों से जिसकी जानकारी प्राप्त होती हो। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में नदीतमा के नाम से किसे जाना जाता है? सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था, और इसकी स्तुति के लिए इसके जो अन्य नाम मिलते हैं वह नदीतमा हो गया, मातेतमा हो गया, यह सभी जो है सरस्वती के लिए उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था।
किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था? स्थूलभद्र के समय। स्थूलभद्र जो आपके श्वेतांबर संप्रदाय, जैसे जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था। मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष का एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जो जैन भिक्षु थे वह दक्षिण भारत की ओर चले गए और कुछ जैन भिक्षु जो हैं वह स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं पर रुक गए थे। और वही जब आपका अकाल जब समाप्त हुआ तो भद्रबाहु फिर वापस आए, जिसके बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर, जिसमें दिगंबर जो है दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है, और वह दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग थे वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं की अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार आपके हर्यक वंश का प्रथम शासक था। वह बौद्ध भिक्षु जिससे मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो था आपका उपगुप्त। वह शासक जिसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव निवास करते थे। इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पैगोडा। पैगोडा जो है वह विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी। शेरशाह को शेरखां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बहार खां लोहानी द्वारा शेरशाह को शेरखान की उपाधि दिया गया था। और ऐसा क्यों किया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा एक बाघ या शेर को मारने के कारण इसे शेरखां की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद बहार खां लोहानी ने शेरशाह को अपने पुत्र का संरक्षक बना दिया था, ठीक है। अकाल तख्त की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। भक्तिकालीन संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे वो है रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे और यह 12 जो है अलग अलग जातियों से संबंधित है, जिसमें कोई जुलाहा, कोई आपके हरिजन, मतलब विभिन्न जाति संप्रदाय से संबंधित थे। हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य संधि कौन सी हुई थी? झलकी की संधि हुई थी 1752 ईस्वी में निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो भी प्रश्न आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन फिर घुमा फिरा करके आप लोगों से पूछ ले, इसलिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से जो है आप लोग यह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे जो भी पेपर होने वाले हैं, चाहे आरओ हो, पेट हो, या फिर से यूपी पुलिस हो, जो भी एग्जाम आपके लगे हों, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जो जनभाषण है वो कहाँ दिया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला जनभाषण दिया गया था वाराणसी में। किनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? डॉक्टर DK कर्वे के अथक प्रयासों के फलस्वरूप मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजी सत्ता के दौरान धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी कौन थी? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वो एनी बेसेंट हो जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि यह जो कथन है या यह वक्तव्य जो है महात्मा गांधी ने किस अभियान के समय दिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन्हीं तीनों में से एक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके विरुद्ध जो है यह जो है महात्मा गांधी ने वक्तव्य दिया था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो से या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है या फिर से कोई भी जानकारी हो वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम लोग
इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आगे जो है ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर से एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के वन लाइनर फैक्ट जो हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा। और ये सभी वही प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में विगत पूछे जा चुके हैं। तो यह आप लोगों के लिए और ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चंस वही पूछते हैं, घुमा फिरा कर आप बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बशर्ते आप लोग अगर अच्छे से रिवीजन करते हैं, अच्छे से प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत लाभ मिलेगा। और इसीलिए जो है इन सारे प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।